हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज की हमारे इस टॉपिक की 28वीं क्लास है। तो अब तक जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड या अदर टॉपिक से रिलेटेड, जिन बच्चों ने नहीं किए या जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को कीजिएगा। उसके बाद आज की ये क्लास आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ओके, चलिए अब हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और बता दूं कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक की हमारी ये लास्ट क्लास है। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो देख लेंगे कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, उसी हिसाब से वो टॉपिक मैं कल स्टार्ट कर दूंगी। तो आज हम किस बारे में जानने वाले हैं? आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं, क्वांटम संख्याओं के बारे में जानने वाले हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, जब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हमको किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या हमको पता होना चाहिए, तो वो सब मैं आज आपको डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हम लास्ट क्लास में कर ही चुके थे, ये भी हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम संख्या के बारे में। तो क्वांटम संख्या क्या होती है? तो क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद इन एन एटम, द लोकेशन, द सेल सबसेल ऑर्बिटल, द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एंड द एनर्जी एक्सेट्रा। इट मीन्स क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु के भीतर उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की गति, अवस्थिति, कोश, उपकोश, कक्षक, चक्रण की दिशा, ऊर्जा आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। मतलब जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो वो किसके अंदर? परमाणु के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो क्या उपस्थित होते हैं, प्रत्येक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति या अवस्थिति, मतलब उसके जो सेल होती है, सब सेल होती है, जिसको हम कोश, उपकोश या फिर कक्षक के नाम से जानते हैं, उनके चक्रण आदि के बारे में, मतलब वो कितने स्पिन्स लगाते हैं, कितने चक्रण लगाते हैं, और उनकी जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा आदि आदि की संपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। कौन? जो हम क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट, तो इसमें कहा गया है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। मतलब जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो क्वांटम संख्याएं होती हैं, वो 4 प्रकार की होती हैं। तो कौन से होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या आता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारा एंगुलर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, कोणीय या द्विगांशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि पता होना चाहिए। अगर डिटेल में किसी को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं और ज़्यादा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, एंगुलर या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ये सब और ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, जिसको हम चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। फिर लास्ट आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर या फिर चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो हमारी ये जो क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से वो हमने जान लिए। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे आता है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। तो ये नियम क्या होता है, इस नियम के बारे में जानते हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लूजन लॉ प्रेजेंटेड बाय द ऑस्टिन फिजिसिस्ट वोल्फगैंग Pauli in the year 1925, no 4 electrons of and 2 electrons of an atom can be the same. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जानते हैं। ऑस्ट्रेलियाई भौतिकी वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली द्वारा वर्ष 1925 में प्रस्तुत अपवर्जन के नियम अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। मतलब जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या
या फिर कोणीय या द्विगांशी क्वांटम संख्या या चुंबकीय या फिर मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम संख्याएं, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग सेल्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो विभिन्न कोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल और ऑर्बिट ऑफ द एटम एंड द ऑर्बिट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। मतलब परमाणु के कोश, उपकोशों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। मतलब परमाणु का जो कोश होता है, सेल है या फिर सब सेल है, उपकोश है या कक्षक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण होता है, मतलब किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पढ़ा था, लेकिन हमने पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा था कि किस तरीके से एग्जैक्ट क्या होता है, उस तरीके से हमने नहीं पढ़ा था, जो कि हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये है उसी से रिलेटेड। वितरण परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमने बोर-बरी स्कीम के बारे में तो पढ़ लिया था, बोर-बरी योजना के बारे में, है ना। 2n² जो फॉर्मूला दिया था बोर और बरी ने, तो वो तो हमने डिटेल में जान लिया था। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल रह रहा है हमारा और हुंड रूल रह रहा है हमारा, हुंड का नियम। तो ये क्या क्या है, इन नियमों के बारे में हम जानते हैं। तो ये तो मैंने नहीं इंक्लूड किया क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल और हुंड रूल, इनकी डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बस इनकी डेफिनेशन ही आपको करवा रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे आता है हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, यानी कि ऑफ-बाउ सिद्धांत। तो ऑफ-बाउ सिद्धांत क्या होता है, ये एक तरीके से फॉर्मूला होता है कि हमें जो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटॉमिक नंबर होता है तो वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, यही ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल है। मतलब इस तरीके से हम जाने तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों को भरते चलते हैं, ऐसे इस तरीके से उल्टा हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, ऐसे भरते हैं। मतलब पहले 1s पे डालेंगे, फिर 2s पे, है ना, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ही हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो वो इस मतलब जो बोर-बरी थे उन्होंने तो फॉर्मूला दे दिया कि इलेक्ट्रॉन्स किस किस तरीके से रहते हैं, है ना। पहले कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, दूसरे में कितने, तीसरी में कितने, चौथे में कितने। अब रहते किस तरीके से हैं वो हमें ऑफ-बाउ ने बताया। फिल किस तरीके से होते हैं, पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p में, 5s में, फिर 4d में, 5p में, 6s में, फिर 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, फिर 5f में, 6d में, 7p में। मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं समझाती हूँ। जैसे एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं इसमें, ये होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो खाली 1s हो गया। ऐसे ही हीलियम में 2 होते हैं तो 1s2। फिर ऐसे ही इसमें 5 होते हैं तो 1s1, 2s2, 2p1। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल 5 हो गए। अब जैसे कार्बन है ना, कार्बन में 6 होते हैं तो 1s2, 2s2, 2p1, तो तीनों क्या, ठीक है। ये 2p1 नहीं है, ये 2p2 है, गलती से हो गया, ये 2p2। तो तीनों 6 हो गए। फिर ऐसे ही इसमें 9 है, जैसे 1s2, 2s2, 2p5, तो टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, ऐसे पोटेशियम में कितने, 19, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s1, तो टोटल ये कितने होंगे, टोटल 19 कहलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई अबव रूल के अकॉर्डिंग। अब लास्ट आता है हमारा हुंड रूल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मतलब हुंड का अधिनियम बहुलकता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो ये क्या होता है, इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो ये क्या होता है, प्रोपाउंडेड बाय द जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिक हुंड इन द ईयर 1925, मतलब जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक हुंड द्वारा 1925 में प्रतिपादित क्या है, ये रूल है। अब इस रूल में क्या है, इस रूल में बताया गया है, नो ऑर्बिट कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम अल्टिल वन इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन ऑल इट्स ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परमाणु के किसी उपकोष के किसी कक्षक में तब तक 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते जब तक उसके सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया गया हो है। मतलब जैसे ये है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दूसरा इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि इन चारों में पहले एक फुल इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे, फिर जब इनमें दूसरा भरा जाएगा। ठीक है, बस इतना ही जो इनकी डेफिनेशन है, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, इससे अलावा ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, इसलिए मैंने डिटेल में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करा नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं तो आप कमेंट में बताना, मैं और अच्छे से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो ये था जो हमारा आज का टॉपिक था, जो हम पढ़ने वाले थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स में। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंप्लीट होता है। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, तो जो भी टॉपिक मुझे लगेगा मैं उसको कल से स्टार्ट कर दूँगी। सो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करना और बच्चों तक भी शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप डिटेल में अपना जीएस आराम से अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है गाइज, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हो उस पर प्लीज़ इस क्लास के लिंक को और ये जो क्लास है, जो चैनल है, उसके लिंक को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।